सरकारियों की कोई दुनिया में इज्जत नहीं करता। बेशरम लाइन में खड़े हो जाते हैं झुक झुक के उसके सामने। अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। आज आपको पाकिस्तान की एजेंसी, जिसको कि पाकिस्तानी बड़े फख्र से कहते हैं कि दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है और फलान है और ढुमकान है और हमारे बहादुर फौजी और फलान ढुमकान, आज उस एजेंसी ISI के चीफ जनरल फैज हमीद, हमारे बहादुर सिपाही की बहादुरी की कुछ दास्तानें सुनाऊं। इस फौज की ये हिस्ट्री रही है कि ये हमेशा पीठ पे गोली खाते हैं, भागते हैं, हथियार फेंक के, अपनी लाशें छोड़ के, 71 में हथियार फेंक के, कारगिल में लाशें छोड़ के वापस आए, 26/11 किया, उसमें अपनी लाशों को कबूल करने से इनकार किया। ये वो बहादुर फौजी हैं। जनरल फैज हमीद जो आज ISI के चीफ हैं, ये जब ISI के डेप्यूटी थे, आज से 2-3 साल पहले की बात है, तो ये खादिम हुसैन रिजवी, जिसको कि मैं खादिम गालवी कहता हूं, जो मर गया, लब्बैक का चेयरमैन, इसका मुरीद है ये। इनका इस्लाम, इनका सब ढकोसला, वर्दी पहने हुए बुजदिल नपुंसक। ये आज से 2.5-3 साल पहले इनकी बेगम ने कहा कि मैं जा रही हूं जरा काम से शॉपिंग के लिए। शॉपिंग के लिए गई, इन्होंने अपनी माशूका को बुला लिया एक फार्म हाउस पे। इनके तो बड़ी प्रॉपर्टियां होती हैं ना, तो इस्लामाबाद के पास इनका एक फार्म हाउस था, वहां पे अपनी माशूका को बुला लिया। माशूका के साथ रंग रलियां मना रहे थे। बेगम को किसी ने खबर कर दी। बेगम साहिबा पहुंची फार्म हाउस पे। जब वो कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि बहादुर फौजी की वर्दी है, वो टेबल पे पड़ी हुई है, साथ में सर्विस रिवॉल्वर पड़ा हुआ है। वो बहादुर फौजी बगैर कपड़ों के लेटे हुए थे एक खातून के साथ, जिनका मैं बाद में तारुफ कराता हूं। जनरल फैज हमीद की बीवी ने सर्विस रिवॉल्वर इनका उठा लिया और उनकी तरफ ताका, तो जैसे ये भागे थे ना कारगिल से, वैसे ये भागने लगे नंगे। तो इनकी बेगम ने इनको गोली ताक दी, जो गोली इनके कूले पे लगी, बम जो कहते हैं ना पीछे पुष्ट पे, कमर के नीचले हिस्से पे, और ये वहीं लंबे हो गए। बाद में इनका इलाज हुआ और बेगम से माफी तलाफी करके जैसे तैसे इन्होंने जान छोड़ाई। यह है जी कहानी, ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के टॉप के एंकर हामिद मीर ने कहा। हामिद मीर ने ये कब कहा? असद अली तूर एक जर्नलिस्ट है, जिसने कुछ आर्मी की रॉन्ग डूइंग्स के खिलाफ पूरा पाकिस्तान चिल्ला उठाए। कुछ रॉन्ग डूइंग्स पे बोले थे तो उनके घर में घुस कर उनको मारा गया और उनकी पिटाई हुई, और उन्होंने इल्जाम लगाया कि ISI ने ये काम कराया है। तो इनके सपोर्ट में एक प्रोटेस्ट किया सारे जर्नलिस्टों ने। वहां पे हामिद मीर ने ये बात खोली कि हमारे मुंह ना खुलवाओ, तुम लोगों के कारनामे हमें पता है। और फिर इन्होंने ISI के चीफ जनरल फैज हमीद की ये स्टोरी बताई। वहां पे आसमा शिराजी भी एक बहुत बड़ी एंकर हैं, बहुत सीनियर हैं, उन्होंने कुछ बातें की, जरा सुनिए। बहुत हमें शुक्रगुजार होना चाहिए उन सब लोगों का जिनकी बात अभी मीर साहब कह रहे थे। मैं उनका नाम भी हम लेंगे, नाम कुछ अरसे में लेंगे। अगर इसी तरह से चलता रहा मामला, हम उनके नाम भी लेंगे। वो जो नामालूम सबको मालूम है, हम फिर उनके एक एक करके नाम लेंगे। हम उनके बारे में बताएंगे कि कौन कौन कहां से टेलीफोन करके हमें धमकियां देता है कि फलाने जर्नैल का नाम नहीं आना चाहिए, फलाने का नाम नहीं आना चाहिए, वरना आपके बारे में ये मुहिम शुरू कर दी जाएगी, आपके बारे में ये बात कर दी जाएगी। जनाब, आपने जो करना है कर लें। जनाब, आपने जितनी गालियां देनी है दे लें, आपने जितनी गोलियां बरसानी है बरसा लें, आपने जितनी कैंपेन्स करनी है कर लें, जितनी किरदार कुशी करनी है कर लें, आपने जो करना है कर लें। लेकिन खबर हो इस्लामाबाद और रावलपिंडी को कि ना हम अगर 3 साल के इस खुफिया दौर में भी हम खड़े रहे हैं तो हम आइंदा भी खड़े रहेंगे। अब तो आपके चेहरों से नकाब उतर रहे हैं जनाब, अब तो आपके चेहरों से नकाब उतर रहे हैं। अब तो आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन हैं और ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ एक है, ये असद तूर पे आज हमने
ये मजम्मत कर रहे हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं, शायद 2 हफ्तों के बाद, 3 हफ्तों के बाद, 4 हफ्तों के बाद किसी और चीज के लिए खड़े हों। इनके घर पे घुसे, मेरे घर में छलांगे लगाई, मेरे घर के सामने खड़े हुए, मीर साहब को गोलियां लगी, मतीउल्लाह जान को अगवा किया। मतीउल्लाह जान को पता नहीं किस लड़की ने अगवा किया, ये तो अभी तक हमें नहीं पता, लेकिन ये अगवा और लड़की के भाई एक दफा फैसला कर लें कि उनकी बहन को आखिर में जाना किसके साथ है, और मैं बहन को नहीं लाना चाहती इस मामले। इन भिखारियों का जो बड़े बड़े मिसाइल लेके बैठे हैं, एटम बम लेके बैठे हैं, टैंक हैं तो एयर जेट हैं तो फाइटर जेट हैं तो ड्रोन हैं तो सब कुछ है, खाने को रोटी नहीं है। इन भिखारियों के बारे में आसमा जहांगीर ने सही कहा था, और आसमा जहांगीर को भी इसीलिए मार दिया गया। आसमा जहांगीर ने कहा था कि इस मुल्क में औरतों के राइट्स के लिए बात करना, माइनॉरिटीज के राइट्स के लिए बात करना, हर चीज में रिस्क है, सच बोलना रिस्क है। लेकिन आप एक वेजिटेबल, एक सब्जी की तरह पड़े रहेंगे तो फिर आप सही है, वरना आप इस मुल्क में बोलेंगे तो खतरे में आएंगे। तो ये खतरे में आए। हामिद मीर ने ये बात की तो हामिद मीर को आज जियो ने नौकरी से निकाल दिया। कैपिटल टॉक जो हामिद मीर का प्रोग्राम है वो मुशर्रफ के दौर से भी पहले की बात है। जब से ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आए हैं, जियो का चैनल लॉन्च हुआ है, तब से ये चल रहा था। आज उसको नौकरी से निकाल दिया। यह है फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पाकिस्तान। भारत में राना अयूब और आरफा खानम शेरवानी और बरखा दत्त और राजदीप सरदेसाई और अरुणा धत्ती और जिस तरह ये बकवासियात करती हैं ना, इनको खाली 6 महीने के लिए पाकिस्तान भेज दें, इनको आटे दाल का भाव पता चल जाएगा कि ये किस देश की बुराई कर रही हैं, जहां पे इनको छूट है सब कुछ बोलने की। भारत के इन वल्चर्स पे तो मैं अलग से एक प्रोग्राम कर रहा हूं। इस प्रोग्राम में मैं पाकिस्तान पे कंसंट्रेट करना चाह रहा हूं। इन भिखारियों का यह हाल है कि इनके बारे में कोई बात करे वो गया। जावेद हाशमी एक सीनियर पॉलिटिशियन है, कई बार एमएनए रह चुके हैं, कई बार। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट रहे हैं, नवाज शरीफ की पार्टी के। और नवाज शरीफ को जब मुशर्रफ ने एग्जाइल में भेज दिया था तो जो गिनती के 2-4 रह गए थे नवाज शरीफ के साथ, उनमें ये खड़े रहे थे बहादुरी के साथ, और उनको गिरफ्तार भी किया गया था और मुशर्रफ ने इनको जेल में भी डाला था। यही जावेद हाशमी बाद में नवाज शरीफ से नाराज होकर पीटीआई बनी तो पीटीआई, इमरान खान की पीटीआई में गए, जिसमें पीटीआई में इमरान खान ने इनको चेयरमैन बनाया, पीटीआई का प्रेसिडेंट बनाया। चेयरमैन तो हमेशा से ये खुद ही है, प्रेसिडेंट बनाया। लेकिन जावेद हाशमी एक ऐसा आदमी है जो गलत को गलत हमेशा कहता आया है। जावेद हाशमी ने इमरान खान की पार्टी के ऊपर एतराज किया और कुछ चीजों के ऊपर, गलत चीजों के ऊपर, क्योंकि वो बूट चाटने में लगे हुए थे। जावेद हाशमी हैज ऑलवेज बीन एन एंटी आर्मी मैन। आर्मी की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट के खिलाफ वो हमेशा बोले हैं। तो उन्होंने इमरान खान के उस पर एतराज किया तो इमरान खान ने इनको पार्टी से निकाल दिया। अब ये नवाज शरीफ की पार्टी में है नहीं है, वापस चले गए थे, लेकिन अभी इनकी वो पोजीशन है नहीं। खैर, इन्होंने अभी आर्मी के बारे में ये कहा। जब इन्होंने ये बात की तो आर्मी ने एक्शन तो लेना था। क्या एक्शन लें? तो इनकी बेटी है मेमूना हाशमी, वो भी मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली रह चुकी हैं। उनके घर पे धावा बोल दिया कि आपके घर की गलत कंस्ट्रक्शन है। जैसे आपके भारत में कंगना ने बोला था तो कंगना के घर को उद्धव ठाकरे ने गिरा दिया था कि रॉन्ग कंस्ट्रक्शन, दफ्तर और घर को उड़ा दिया था। ऐसे ही मेमूना हाशमी के घर पे गए, जावेद हाशमी के घर पे गए, बोला गलत कंस्ट्रक्शन है, बुलडोजर फिरा दिए। जब इनके घर पे बुलडोजर फिरा तो जावेद हाशमी बेचारे फिर चीख उठे। क्या बोला ये आप देखिए। पुलिस की सैकड़ों गाड़ियां हैं और उन्होंने हमारे घर देहात के घरों को घेरे में ले लिया है और दीवारें भी गिरा रहे हैं। मैं उनके पास जाता हूँ अपनी गिरफ्तारी पे पेश करने के लिए। तो अजीज दोस्तों, ये है पाकिस्तान। वापस में आता हूं जनरल फैज हमीद के ऊपर। जिस औरत के बारे में पाकिस्तान में जनरली सोशल मीडिया और ये सब कह रहे हैं कि कौन है वो औरत,
तो उसका नाम बताया जा रहा है अरूसा आलम। ये जनरल रानी की बेटी थी। जनरल रानी अयूब खान याया खान जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे 71 की जंग वाले, तो सबको पता है कि याया खान कितने बड़े अय्याश थे। वहां जंग चल रही थी और ये रोज रात को यहाँ पे मुजरे कराते थे प्रेसिडेंट हाउस में, और जो लड़की जो औरत पसंद आ गई उसको उठा लिया, चाहे वो शादीशुदा है गैर शादीशुदा है, वो पूरी रात नशे में धुत रहते थे। कई कहानियां मौजूद हैं। मलका तरन्नुम नूर जहां के बारे में भी इनकी कई कहानियां हैं। तो जनरल रानी एक होती थी। इनके दबदबे का ये है कि उनका नाम ही जनरल रानी पड़ गया था, और पाकिस्तान की सबसे पावरफुल पर्सन थी उस जमाने में, याया खान के जमाने में। और नशा करवा के रात भर नशे में होता था याया खान, उसके साथ ये होती थी और नित नए फैसले करवाती थी। ये जनरल रानी पाकिस्तान के एक सिंगर हैं फखर आलम, उसकी नानी है। और भारत के एक सिंगर हैं अदनान समी, उसकी भी नानी है ये जनरल रानी। भारत के अदनान समी की नानी और पाकिस्तान के फखर आलम की नानी जनरल रानी। इनकी बेटी अरूसा आलम, फखर आलम की मां। इनके बारे में ये कहा गया है कि ये थी जनरल फैज हमीद के साथ। और अरूसा आलम का नाम सुन के आपको भी कुछ घंटियां बजी होंगी भारत के पंजाब में, खास तौर पे जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह, उनकी भी कई कहानियां अरूसा आलम के साथ मशहूर हैं। यही अरूसा आलम जनरल फैज हमीद के साथ अय्याशी करते हुए पकड़ी गई थी। ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान में ये हर आदमी कह रहा है और सोशल मीडिया पे ये खुलेआम ये बातें की जा रही हैं। यह है जी कहानी। और आपके पंजाब के चीफ मिनिस्टर, भारत के पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह के बारे में भी ये है कि इन्होंने इससे छुप के शादी कर ली थी, लेकिन चूंकि भारत के लॉ के तहत मुसलमान तो 4 शादियां कर सकता है, एक सिख नहीं कर सकता। और शायद अमरिंदर सिंह की जो पत्नी हैं वो महाराजा पटियाला की बेटी हैं, तो इतनी पावरफुल शख्सियत तो वो जाहिर है कभी उसको पब्लिक नहीं कर सकते। और अरूसा आलम के लिए भी ये आम सी चीज है, बड़े बड़े लोगों के साथ घूमना फिरना, ये सब काम करना। तो अजीज दोस्तों, इस भिखारी देश की मैं और क्या बातें आपको बताऊं कि चाइना के पास ये हाथ पांव जोड़ रहे हैं कई दिनों से कि हमारी जो $3 बिलियन की डॉलर की, जो मैं आपको कई वीडियोस में बता चुका हूं कि पाकिस्तान में सीपेक खत्म हो चुका है, अब चाइना पैसे वापस मांग रहा है डंडे के जोर पे। वरना जिस तरह श्रीलंका की पोर्ट 99 साल के लिए हथिया ली, वैसे ये पाकिस्तान के ग्वादर हथिया लेगा। और ये गए थे कई दिनों से लगे हुए हैं, चाइना का हाथ पांव जोड़ रहे हैं कि जो $3 बिलियन के डॉलर की वापसी की जो बात थी वो अभी हम नहीं दे पा रहे, क्योंकि इनके पास तो खाने को पैसा नहीं है। ये भिखारी भीख मांग रहे हैं। अभी सऊदी अरब से भीख लेके आए हैं, आपको पता ही है। अभी सऊदी अरब से चावल तक भीख लेके आए हैं। अभी परसों शेख रशीद कुवैत में बैठा हुआ था, कुवैत से इन्होंने भीख मांगी, दुबई से भीख मांग रहे हैं, हर तरफ से मांग रहे हैं। चाइना ने कहा नहीं भाई नहीं, मैं टाइम नहीं दे सकता। अब इस कहानी में क्या आगे मोड़ आता है ये आपको बाद में पता चलेगा। हमारे फवाद चौधरी हैं, इन्होंने कहा था कि ये पाकिस्तान का जो लोगो है ना, इसको हम चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें चाय दिखाई गई है, जबकि चाय ये लोगो पाकिस्तान का उस वक्त का पाकिस्तान का है जब पाकिस्तान ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान होता था, बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ था जब। तो जाहिर है चाय वहां पे बांग्लादेश में बनती है, ये सब चीजें। तो उन्होंने कहा वो प्रोडक्ट जो पाकिस्तान में नहीं बनती वो अभी तक हमारे लोगों में है, तो हम चाह रहे हैं कि इस लोगों को चेंज करें। तो सोशल मीडिया पे लोगों से मशवरा मांगा था कि आप बताएं कि किस किस्म का लोगो होना चाहिए। तो ये लोगों ने मशवरे दिए हैं कि नया लोगो इस तरह का होना चाहिए, भीख का प्याला होना चाहिए, कटोरा होना चाहिए, आर्मी की टोपी होनी चाहिए, क्योंकि ये मुल्क तो भीख पे चलता है और आर्मी लूटमार कर रही है। इस मुल्क में सब चीजें आर्मी चला रही है। तो इस मुल्क के बारे में मैं आपको क्या कुछ बताऊं कि मतलब अल्फाज खत्म हो जाते हैं, लेकिन यहां पे मुनाफकत की एंड नहीं होती। ये हमारे
रिलीजियस अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। ये नमाज पढ़ाते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं। खवातीन के झुरमुट में इनको सोशल डिस्टेंसिंग याद नहीं रहती। बाकी अजीज दोस्तों, कश्मीर और फलस्तीन फतह करना चाहते हैं पाकिस्तानी, और उम्मीद लगा के बैठे हैं इस आर्मी से, और नहीं फतह कर पाते तो जिस तरह हमारी आर्मी हर चीज के लिए गाना फिट कर देती है, कश्मीर में एब्रोगेशन आर्टिकल 370 हुआ, इन्होंने गाना ठोक दिया, सीरियल बना देंगे, ड्रामे की एक फिल्म बना देंगे। इसी तरह पाकिस्तान, आम पाकिस्तानी बेचारा फिर क्या करे, ना वो कश्मीर फतह कर सकता है, तो कश्मीर फलस्तीन ये बेचारे आजाद नहीं करा सकते, तो इन्होंने भी नए ड्रामे बनाने शुरू कर दिए हैं कि ड्रामे के जरिए ही हम चलो फतह कर लें। पाकिस्तान में आपको कश्मीर फलस्तीन सड़कों पे खड़े हुए लोग गालियां देते हुए मिलेंगे, कश्मीर के लिए, फलस्तीन के लिए। चीन के बारे में नहीं बोलेंगे, चाइना ने जो बदमाशी मचाई हुई है उसके बारे में ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे। भीख, मैंने आपको पहले ही कहा था कि पाकिस्तान वो बदकिरदार औरत की तरह है जो बीवी किसी की होती है लेकिन यार उसने कई रखे होते हैं। तो पाकिस्तान बीवी है अमेरिका की, शुरू से कहता आया हूं। इसके यार चाइना, सऊदिया, कतर, तुर्की, अबू धाबी, मलेशिया बदलते रहते हैं। आखिर में फिर इसका शौहर बेचारा, पता नहीं उसकी भी क्या मजबूरी है, वापस उसको हाथ पकड़ लेता है। तो जो बाइडेन ने कल अपने बजट का अनाउंस कर रहे हैं, तो उन्होंने अमेरिका की हिस्ट्री का महंगा तरीन बजट अनाउंस कर रहे हैं, $6 ट्रिलियन का, और उसमें डिफेंस बजट भी कुछ 700-800 बिलियन डॉलर का है, और ये सब चीज़ें। उसमें उन्होंने, चूंकि अफगानिस्तान से अमेरिका निकल रहा है, तो उसके लिए इन्होंने लंबी चौड़ी रकम रखी है, और उस अफगानिस्तान के साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान को भी मदद देने का ऐलान किया है। पाकिस्तान में इस वक्त फौजी वर्दी उतार के नाच रहे हैं कि हमें भीख मिलने वाली है अमेरिका से वापस, जो ट्रंप ने बंद कर दी थी कि भाई हमने तुम्हें इतने बिलियन डॉलर दिए थे और तुम लोगों ने क्या किया, वो वापस बाइडेन शुरू कर रहा है, और पाकिस्तान के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी शुरू कर रहा है जो कि ट्रंप ने बंद कर दी थी। तो अमेरिका वापस पाकिस्तान के झांसे में आया है। वो हमें शुरू से ही पता था, इलेक्शन के दौर से हम चीख रहे थे, भारत के जो हिंदू अमेरिका में बाइडेन को वोट दे रहे थे, तो हम उस वक्त भी यही समझा रहे थे कि ये गलत करेगा, और ये रीजन में जो भारत अमेरिका की दोस्ती है, ट्रंप और मोदी जी के साथ जो चीज़ें हुई थी उसको रिवर्स गियर लगाएगा। लेकिन बहरहाल अब ये हो चुका है, अब ये वापस पाकिस्तान के झांसे में आ रहा है। इस पाकिस्तान जिसके के हर इदारे पे एक फौजी बैठा हुआ है, इसके बारे में मैं क्या कहूं। अरब कंट्रीज तो सुधर गए हैं, उन्होंने पाकिस्तान को अब भीख देने से इनकार कर दिया है, और चावल वावल तो दे दिए, लेकिन ना मुफ्त में पेट्रोल दे रहे हैं, ना पैसा दे रहे हैं। सऊदी अरब भारत में दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी लगा रहा है, जिससे हजारों लोगों को जॉब मिलेगी, पैसा आएगा भारत में, और साथ ही पाकिस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बना रहा है। जाहिर है उसके साथ मदरसा सिस्टम और सारा कुछ होगा। तो दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद पाकिस्तान में ये बना रहा है, और उसमें हजारों टेररिस्ट पैदा होंगे, हजारों एक्सट्रीमिस्ट पैदा होंगे। ये है जी फर्क पाकिस्तान और भारत का। बाकी पाकिस्तान मुफ्त भीख के चक्कर में रहता है। 1 लाख डोजेस फाइजर ने दिए हैं, जिस पे नाच रहे हैं ये 1 लाख डोजेस। आप सोचें 22 करोड़ 23 करोड़ के देश में 1 लाख डोजेस की वैल्यू क्या है। इस मुल्क में वजीर खारजा अभी अमेरिका जब गए थे 2 हफ्ते पहले, तो उन्होंने वहां पे कहा था कि वी आर ऑन इकोनॉमिक कोलैप्स, हमारी इकोनॉमी गिर रही है, पाकिस्तान तबाह हो रहा है, ऐसे में हम पाकिस्तान को कैसे खड़ा करें। साथ में लंबी चौड़ी बातें फलस्तीन और कश्मीर के हवाले से कर दी, लेकिन असल हकीकत इन्होंने बता दी थी। और बार बार फलस्तीन की बात कर रहे हैं, यहां पे मैं जरा बताना चाहूंगा आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स। कि पर कैपिटा इनकम
पाकिस्तान की $4,800 है पर ईयर, फलस्तीनियों की 7,500 है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पाकिस्तान 154 नंबर पे है 189 में से, फलस्तीन 115 नंबर पे 189 में से। लिटरेसी रेट, तालीम, पाकिस्तान 59% लोग तालीम याफ्ता हैं, लिटरेट हैं, फलस्तीन में 97%। पाकिस्तान के ऊपर $115 बिलियन का कर्जा है, पैलेस्टाइन पे फिर सिर्फ $6 बिलियन का कर्जा है। मोस्ट डेंजरस कंट्रीज इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान इज 13th मोस्ट डेंजरस कंट्री, 13वां मोस्ट डेंजरस कंट्री है फलस्तीनी, फिर भी 23वें नंबर पे आता है। औरतों के लिए पाकिस्तान दुनिया का 6ठा मोस्ट डेंजरस कंट्री है, फलस्तीन 121वें नंबर पे। फिर ये कहते हैं कि फलस्तीन, अपनी औकात देखें पहले, अपनी हालत देखें पहले, और इसके बाद आप दूसरों के बारे में बात करें। मिसाइल बनाने से, एटम बम बनाने से अगर कोई कुछ सरवाइव कर जाता तो वो सोवियत यूनियन कर जाती। दुनिया की उस वक्त अमेरिका से बड़ी मिलिट्री पावर थी। जब कोल्ड वॉर चल रही थी तो अमेरिका से ज्यादा हथियार थे इसके पास, अमेरिका से बड़ी फौज थी, अमेरिका से ज्यादा एटम बम और सारे आर्सेनल था। क्या हुआ? कोलैप्स हुई ना। इतनी बड़ी खिलाफत उस्मानिया, ऑटोमन एम्पायर, कर्जों की वजह से डूब गई। तो ये मिसाइल बना के, ये फौज के ऊपर इतना वो करके ये पाकिस्तान को बचा सकेंगे? कभी भी नहीं बचा सकते। पाकिस्तान बिल्कुल तबाही के दिहाने पे आ चुका है, जिसके जनरल माल बनाने पे और अय्याशियों में लगे हुए हैं। उस पाकिस्तान को कोई नहीं बचा सकता। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मैं आपके सामने सच लिखता रहूंगा। मैंने अभी जो पाकिस्तान के बारे में वीडियो बनाई थी 2 पार्ट में, इस्लाम के बारे में, रिफॉर्म्स इन इस्लाम, तो मेरी पार्ट 2 बाद में मैंने एडिटिंग करके रिलीज किया। आपको मजा नहीं आया होगा कि उसमें काफी कटिंग पटिंग मैंने करनी पड़ी थी, क्योंकि वो यूट्यूब ने मैं डिलीट कर दी थी और चैनल को भी खतरा हो गया था। लेकिन अब मैं आज भी जो मैं सच बोल रहा हूं, शायद इसको कबूल करे नहीं करे, मेरे पास इस वक्त काफी मटेरियल जमा है। मैं कई वीडियोस की तैयारी कर रहा हूं। मुझे जॉब पे जाना होता है, इसलिए मैं मजबूर हूं, वरना मेरे पास भारत के जो ये जर्नलिस्ट हैं उनके हवाले से, खासतौर पे राना अयूब और ये जो ट्विटर के साथ जो हो रहा है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनानी है। और मोदी जी क्यों खामोश हैं, क्या वजह है, इस पे बनानी है। वुहान लेबोरेटरी के बारे में रिपोर्ट आ चुकी है, उसकी तफसील मेरे पास मौजूद है कि किस तरह ये नेचुरल वायरस नहीं था, ये एक डेवलप किया गया लेबोरेटरी में था। उसकी पूरी रिपोर्ट पे आपसे बात करनी है। ये सब चीज़ें तैयार हैं, जैसे ही वक्त मिलता है मैं इन चीज़ों पे आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। साथ में मैंने अपनी वेबसाइट, कुछ दोस्त हैं उन्होंने मेरी मदद की है, तो वेबसाइट को चेंज किया है काफ़ी हद तक। वही एड्रेस है www.arifajakia.org। उसमें मैंने अपनी कुछ, मेरे बारे में लोग पूछते हैं कि मेरी पर्सनल लाइफ, तो मैंने उसमें अपनी पर्सनल लाइफ की एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दी है कि मैं पैदा होने के बाद से आज तक का अपना पूरा, उसमें एक छोटा सा ट्रैक रिकॉर्ड दिया है। मजीद मैं कुछ अपनी पर्सनल पिक्चर्स भी उसमें लगाऊंगा, जो मेरी पुरानी पिक्चर्स हैं और चीज़ें हैं, और उसमें मजीद तब्दीलियां लाऊंगा। इसके अलावा उस वेबसाइट पे मैं अपने सारे प्रोग्राम, अपने ट्वीट्स, अपने जितनी यूट्यूब की वीडियो हैं, फेसबुक के जो पेज पे मैं चीज़ें लगाता हूँ, ये सब आपको उस एक जगह से मिल जाएंगे। ज़रूर विज़िट कीजिएगा। मैं जवाब आपको मुश्किल से दे पाता हूँ, आपका फीडबैक मिलता ज़रूर है, ख़ासतौर पे ईमेल में सारी पढ़ता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि मैं जवाब, मेरे पास इतना वक्त नहीं होता। ज़्यादातर मैं बस में बैठे हुए या जॉब पे होता हूँ तो कैमरे चल रहे होते हैं, तो मैं वहाँ पे बात नहीं कर सकता, मोबाइल साइलेंट पे होता है। लेकिन मैं अक्सर टाइम मिलता है कॉफ़ी ब्रेक में या बीच में ज़रा रिलैक्सेशन होता है, तो मैं उसमें मैसेजेस और वो चेक कर लेता हूँ। जवाब देने में ज़रा कोताही हो जाती है, जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। लोग कहेंगे कि ये जवाब नहीं देता, लेकिन मैं पढ़ता ज़रूर हूँ। जितने भी मुझे फेसबुक पे भी मैसेजेस आते हैं, जितने मुझे यूट्यूब पे आते हैं, और जहाँ बहुत ज़रूरी लगता है वहाँ पे मैं जवाब भी दे देता हूँ।
तो थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग। वेबसाइट ज़रूर विजिट कीजिएगा और देखिएगा, और उसके हवाले से अगर कुछ तब्दीली का आप मशवरा दें तो आई शैल बी ग्रेटफुल। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप सपोर्टिंग मी। आपके सपोर्ट पे ही सारा चलता है। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम। संस्थान बनाए, पर पाकिस्तान वालों आपने क्या बनाया? आपने लश्कर तैयबा बनाया, आपने जैशे मोहम्मद बनाया, आपने हक्कानी नेटवर्क बनाया, आपने हिजबुल मुजाहिदीन बनाया, आपने आतंकवादी ठिकाने बनाए, आपने टेररिस्ट कैंप्स बनाए। सभापति जी, हमने स्कॉलर्स पैदा किए, हमने साइंटिस्ट पैदा किए, हमने इंजीनियर्स पैदा किए, हमने डॉक्टर्स पैदा किए। पाकिस्तान वालों, आपने क्या पैदा किया? आपने दहशतगर्द पैदा किए, आपने जिहादी पैदा किए। और आप जानते हैं कि डॉक्टर्स मरते हुए लोगों की जिंदगी बचाते हैं और जिहादी जिंदा लोगों को मार डालते हैं। और आपका जिहादी संगठन केवल भारत के लोगों को नहीं मार रहा, वो हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को भी मार रहा है, वो भी उनकी गिरफ्त में है। सभापति जी, यूएनजीए के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी देश ने शाम को राइट टू रिप्लाई मांगा हो और एक साथ उसे 3-3 लोगों को स्पष्टीकरण देना पड़ा हो, 3-3 देशों को जवाब देना पड़ा हो। ये अकेला तथ्य पाकिस्तान की करतूत को दर्शाता है। मैं कहना चाहूंगी, पाकिस्तान वालों, जो पैसा आप आतंकवादियों की मदद के लिए खर्च कर रहे हो, अगर उसे अपने अवाम की भलाई के लिए खर्च करो, अगर अपने मुल्क की तरक्की के लिए खर्च करो, तो एक तो दुनिया का आतंकवाद से पीछा छूट जाएगा और साथ ही आपके अवाम का कल्याण हो सकेगा, आपके मुल्क का विकास हो सकेगा।